वो बस मित्रों कहने के लिए कोई नेता बना है तो फिर वो नेता कहेगा, भाइयों बहनों कह के काम चला रहा है तो नेता कहेगा। दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और 2024 में बुझ जाएगा। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा न की होती तो जिंदगी में बहुत अधूरापन रह जाता। अरबों रुपए राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए भाजपा ने, आरएसएस ने खर्च किया। ये इल्जाम लगाता कौन है? भाजपा। मुल्क को जैसी जरूरत रहेगी वैसा करेंगे, पार्टी को जैसी जरूरत रहेगी वैसा करेंगे। पार्टी कहेगी राज्यसभा में रहना है राज्यसभा में रहिए, पार्टी कहेगी जाइए चुनाव लड़िए चुनाव लड़ूंगा। कर्नाटका के आप स्टार कैंपेनर थे, आप लोगों ने ऐसा क्या किया वहां पे कि पोलराइजेशन कम कर दिया और सारी जो नफरत थी उसको मोहब्बत में पलट दिया? भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में तकरीबन 21 दिन थी और राहुल गांधी जिन जिन रास्तों से गुजरे उन रास्तों में उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। यही वजह है कि पूरी ताकत लगा के भी भारतीय जनता पार्टी नफरत नहीं फैला सकी। दूसरी बात कि अपनी सरकार के दौरान भाजपा ने जो करप्शन किया था 40% वाला, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा था। हलाल, हिजाब और मंदिर के पास कोई मुसलमान अपना ठेला नहीं लगा सकता, फलों के ठेले पलट देना, ये सब जो बहुत सतही लेवल पे जाकर के उन्होंने नफरत बोने का काम किया, उसको वहां की आवाम ने ही फिर आखिरकार उखाड़ फेंका। नफरत जो है ना वो एक लेवल तक लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, उसके बाद फिर बगावत होती है, जैसे कर्नाटका में हुई। और उसी दौरान राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से निकाला गया था, उनका घर लिया गया था। तो मुझे लग रहा है आवाम इससे भी नाराज थी। मैं इसकी पूरी क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को दूंगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ दिया एक तरह से, और उनका एक पहल था इंडियन अलायंस, उसके बड़े फेस हैं वो। और लेकिन ये इल्जाम लगाया जाता है कि जो भी अलायंस बनती है ऑपोजिशन की, वो मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए बनती है। ये इल्जाम लगाता कौन है? भाजपा। तो मुझे लग रहा है वही है कि वो दरअसल इसके पीछे की मंशा समझिए, वो ये बोल करके अपने वोट बैंक को मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे तो 9 साल में किया कुछ नहीं। सारे वादे जो है, उनके जो नारे थे, जो पोस्टरों पे लिखे थे, जो होर्डिंग्स में लगे थे, सबके सब एक के बाद झूठे साबित होते गए। उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि भाजपा के नेताओं से बचाओ। तो दरअसल उनका नारा वहां जाके पूरा हो रहा था। इधर प्रधानमंत्री लाल किले की दीवार पे खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे थे और उसके 2 घंटे बाद बिल्किस बानो के बलात्कारी गुजरात में रिहा किए जा रहे थे और उन्हें माला पहनाई जा रही थी। ये भाजपा का असली चरित्र दिखा लोगों को। इन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार। 400 का सिलेंडर 1250 का बिकने लगा, 20 रुपए 10 रुपए किलो का टमाटर 200 रुपए किलो बिकने लगा। लोगों ने ये देखा कि पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए में था वो 100 रुपए में बिकने लगा। तो एक एक करके इनके जितने नारे थे वो सब जुमले, 15 लाख तो जुमला था ही, अच्छे दिन तो जुमले थे ही। तो धीरे धीरे आवाम को लगने लगा कि नहीं, ये एकदम झूठे लोग हैं। और अब ऐसे में इनको लगता है कि फिर क्या बोलें। फिर ये कहते हैं कि नहीं, जो भी अलायंस बन रहा है वो तो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बन रहा है। ये मतलब जैसे होती नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे स्टेटमेंट गलत इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, हिमाचल में, जहां मुसलमान की पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, इलेक्टोरल पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल, हिमाचल में तो 2-2.5% होगा मुसलमान, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा नहीं है, राजस्थान में तो एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसी भाजपा ने वसुंधरा के साथ यूनुस साहब को मिनिस्टर बना के रखा हुआ था। तो भाजपा किस मुंह से ये बात बोलती है? मुझे तो कभी कभी भाजपा के प्रवक्ताओं के बयानों पे कभी कभी हंसी आती है। मुझे कभी कभी जब हंसना होता है ना गाड़ी में, तो या तो मैं भोजपुरी का कोई गाना सुनता हूँ, फिर देखता हूँ कि उन्होंने क्या प्रयोग किया है शायरी के साथ, मतलब किस तरह का भाषा के साथ उन्होंने ज्यादती की है वो देखता हूँ। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा और हंसने का मन है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बौद्धिक प्रवक्ता माने जाते हैं सुधांशु जी, इन दिनों उनका जो रवैया है और जो उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज है वो सुन करके और देख करके मुझे हंसी आती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से मतलब गिरावट आती जा रही है भाषाई मर्यादा तोड़ते हुए, वो बिल्कुल सरकार के समकक्ष चल रही है। तो मैं हंसता हूँ इस बीच वो जो कर रहे हैं। अच्छा है, वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और 2024 में बुझ जाएगा। ये इंडिया अलायंस मोदी जगरनॉट को रोक सकती है?
मुझे लगता है कि मोदी बनाम इंडिया जिस दिन होगा उस दिन कोई भी एनडीए बनाम इंडिया या मोदी बनाम इंडिया, लेकिन मोदी अकेले नहीं है ना। उन्होंने पार्लियामेंट में नारा दिया था कि एक अकेला सब पर भारी, मैं सामने बैठा था जब उन्होंने ये बोला था तो। लेकिन आप सोचो कि 38 दल इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना था, मैं राजनीति में हूं फिर भी मैंने नाम नहीं सुना था। कई तो ऐसे हैं जो उनको गालियां देते थे मंचों पर खड़े होकर के। ओम प्रकाश राजभर के पुराने बयान निकालिए। चिराग पासवान आपको याद होंगे, 12 जनपथ मेरा ख्याल उनके वालिद साहब का, उनके पिताजी का, रामविलास पासवान जी का बंगलो था, और किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, रामविलास पासवान जी की स्मृतियां किस तरह से निकलवा करके जबरन फिकवाई गई थी। उन्हीं चिराग पासवान को चिट्ठी लिख करके बुलाना पड़ा, मांझी जी को चिट्ठी लिख के बुलाना पड़ा। तो ये जो एक शेर अकेला सब पर भारी पड़ रहा है ना, वो भी एक झूठा जुमला है। और वो 38 दलों के गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि तमाम झूठों की तरह ये भी एक झूठ है। और इसलिए ये लड़ाई अगर इंडिया बनाम एनडीए है तो फिर जीत तो इंडिया की ही होनी है। इंडिया को कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। तो क्या वक्त आ गया है कि एक और भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए, इस दफा वेस्ट टू ईस्ट? कार्यकर्ता चाहते हैं, जहां जहां से यात्रा नहीं गुजरी वहां उस हर प्रदेश का आदमी चाहता है कि राहुल जी हमारे दरवाजे आए, हमारी चौखट से गुजरे, हमारे सामने से गुजरे। कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है। अब अभी कुछ बहुत मीडिया के जरिए मैंने भी सुना है, लेकिन अभी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है पार्टी के किसी भी सदस्य के पास। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा रिस्पांस जो मिला था रागा को, वो कश्मीर से मिला था। लोग, ऐसी इमेजेस आ रही थी, लोग ट्रेनों में भर भर के, वैनों में भर भर के आ रहे थे। तो कश्मीरियों का जो एलियनेशन हुआ है 2019 से, उसको कैसे कांग्रेस कम करने का सोच रही है? देखिए, मैं पहले दिन से इस यात्रा का हिस्सा था, और हम जब तमिलनाडु से चले तो हम सबके मन में बहुत संशय था कि कैसे, क्या, कहाँ। अच्छा, फिर लगा कि भाषाई दिक्कतें, हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे कल्चर बदल रहा है, जबान बदल रही है। तो किसी ने कहा कि तमिलनाडु में चूंकि आप लोगों की गठबंधन की सरकार है तो यहाँ अच्छा हो जाएगा, केरल में अच्छा नहीं होगा। हम केरल आए तो उससे अच्छा हुआ। हम फिर ये कहा गया कि ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, वहां जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आंध्रा और अच्छा हुआ। फिर हुआ कि कर्नाटक तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहां तो भाजपा की सरकार है, होने नहीं देंगे। लेकिन मेरी आंखें गवाह हैं कि हजारों हजार लोग, लाखों लोग उमड़ करके, जहां आबादी नहीं होती थी उन सड़कों पे भी हुजूम था। और मैंने तो ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं ना कि वो मेरे लिए यात्रा जो है ना, हिंदुस्तान को समझने का एक मैं हिंदुस्तान बहुत घूमा हूँ मुशायरों में, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, दुनिया घूमा हूँ, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए एक अलग तजुर्बा था, एक अलग अनुभव था। मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं ना कि मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा न की होती तो जिंदगी में बहुत अधूरापन रह जाता। हम कर्नाटका से आगे बढ़े तो हमें लग रहा था कि तेलंगाना, हमारी सरकार नहीं है, हमारा कैडर नहीं है, तो कैसे होगा। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, साउथ इंडिया तो अच्छा हो गया, जब नॉर्थ इंडिया में घुसेंगे तो वहां अच्छा नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र, मुझे याद है कि कम से कम 5 लाख लोगों की रैली हुई थी शेगांव में, नांदेड़ में। आगे बढ़े मध्य प्रदेश में वही हुजूम, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, और आखिर में जैसे होता ना कि आगाज बहुत अच्छा था, अंजाम हजारों गुना अच्छा हुआ। जिस मोहब्बत के साथ आसमान से बर्फबारी हो रही थी, उसी मोहब्बत के साथ लोगों ने राहुल जी को गले से लगाया, यात्रा को गले से लगाया। कश्मीरियत वहां पे दिखी हमें। और मुझे याद है राहुल जी भाषण कर रहे थे और हम लोग, बर्फ गिर रही थी, खड़े थे, जूते भरे हुए थे बर्फ वाले पानी से। वो बड़ा अजीब और बड़ा खूबसूरत यादगार लम्हा रहा है। कश्मीरियत को सलाम। कश्मीर ने पलकों पे बिठाया राहुल गांधी को, और शायद इसीलिए कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। जन्नत है वाकई। और राहुल गांधी की जो एक इमेज बनाई गई थी, उनको एक पेट नेम दिया जाता था, उसको चेंज करने में यात्रा कितनी कामयाब रही? दरअसल वो जो बनाया गया था वो झूठा था। अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए भाजपा ने, आरएसएस ने खर्च किया। ये बात कई बार व्यक्तिगत मुलाकातों में राहुल जी ने कही थी कि तो पूरा एक, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी मैं भी आपकी तरह मैंने उनसे सवाल पूछा है। तो 2017 में, 18 में, तो उन्होंने उस दौरान ये बात कही थी। तब मेरी समझ में कम आई थी। जब मैं सियासत में पूरी तरह आया तब मुझे लगा कि राहुल जी के बारे में कैसा झूठ बाहर परोसा जाता है।
लेकिन मेरा अपना मानना है ना कि इतने सालों की भाजपा की मेहनत, इतने सालों का झूठा नैरेटिव, राहुल गांधी यात्रा पर निकले, उन्होंने शुरू में कोशिश की कि राहुल जी की टी शर्ट महंगी है, दाढ़ी के बाल बढ़ते जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, मुख्यमंत्रियों को छोड़ा गया कि दाढ़ी के बाल किससे किससे मिल रहे हैं वो गिन के बताओ। लेकिन आपने देखा होगा कि फिर इन 2-3 हमलों के बाद भाजपा बैकफुट पे आ गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करने के लिए, क्योंकि जो नैरेटिव बना था वो टूट गया। दरअसल राहुल गांधी वही हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखे। मैं जब राहुल जी से मिलता था घर पे, तो मैं अक्सर सोचता था कि यार दुनिया का हर आदमी, हिंदुस्तान का हर आदमी काश राहुल गांधी से मिल ले एक बार, क्योंकि जिस दिन वो राहुल गांधी से मिल लेगा वो समझ जाएगा कि असली राहुल गांधी कौन है। वो जो व्हाट्सएप पे सुबह सुबह कचरा आता है राहुल जी के बारे में, राहुल गांधी वो नहीं है। राहुल गांधी बहुत अलग, बहुत प्यारे इंसान है। आप सबने देखा होगा कि सोनिया जी के जूते के फीते बांधते हुए एक विजुअल दुनिया ने देखा, बहुत सराहा लोगों ने। मेरा अपना मानना है कि सोनिया जी नहीं, अगर उस वक्त कोई और बूढ़ी मां होती और उसके जूते के फीते खुल जाते तो राहुल गांधी जी उसके भी जूते के फीते बांधते, क्योंकि राहुल जी ऐसे ही हैं। उनको लेके झूठा एक नैरेटिव बना। और ये मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके दर्शकों के लिए, आपके सुनने वालों के लिए, राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे इंसान है, इतने पढ़े लिखे इंसान है कि भाजपा का कोई भी बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके सामने बौद्धिक बहस नहीं कर सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। बस ये है कि आपने झूठा नैरेटिव बना दिया। ये मुल्क तो ऐसा है कि यहाँ जिसके पास डिग्री नहीं है उसको तो इंटायर पॉलिटिक्स में जो है वो पीएचडी दिखा दिया जाता है, और जिसने डिग्रियां भर भर के रखी हुई हैं उसको आप बताते हैं कि उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो ये ऐसा ही है। लेकिन अब नैरेटिव टूट रहा है, जनता जागरूक हो रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल जी को हम जिस दिन इख्तिदार पे देखेंगे उस दिन मुल्क और बेहतर समझ पाएगा, और वो इस मुल्क को बहुत खूबसूरत तरीके से चलाएंगे। आप उनके बहुत खास दोस्त रहे हैं इन कुछ सालों में। जाहिर सी बात है, ये बोला जाता है यू आर हु यू स्पेंड योर टाइम विद। तो आपने उनसे कौन सी ऐसी चीजें सीखी हैं अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स? क्या आप भी मार्शल आर्ट्स करते हैं या सीधे मुझसे मतलब के गाने सुनते हैं? नहीं, मैं देखिए, दोस्त क्या, वो हम ख्याल हैं और वो खूब सारी अच्छी बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो हमारे नेता हैं, मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं मानता, लेकिन वो भाइयों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि मैं सर नहीं कहूंगी, मैं इमरान कहूंगी। मुझे याद है दूसरी मुलाकात में हम उनसे बात कर रहे थे तो मैंने उन्हें राहुल जी कहा, तो उन्होंने कहा जी लगाने की जरूरत नहीं है, आप राहुल कह सकते हैं। तो वो जो सहजता आपस की बातचीत में दिखती है, उनकी सादगी दिखती है, वो अच्छी है। मैं गाने सुनता हूँ, लेकिन मैं गजलें सुनता हूँ, मैं मेहंदी हसन को सुनता हूँ, मैं जगजीत साहब को सुनता हूँ, मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ। सबका अलग अलग मिजाज है, सबका अलग अलग टेस्ट है सुनने का। तो संगीत सुनिए, अगर सुन रहे हैं तो अपनी पसंद का सुनिए। कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, लेकिन नफरत का संगीत मत सुनिए, बस इतनी सी बात। राहुल गांधी के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई, वो बहुत एजुकेटेड हैं, वो बहुत कायदे के इंसान हैं, लेकिन जो आइडिया वो इंडिया का देख रहे हैं, क्या वो यूटोपियन आइडिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्या हमारी सोसाइटी अभी उतनी डेवलप्ड है मेंटली? एक्चुअली ये कब तक, दरअसल ये जो आइडिया जो राहुल गांधी जी देख रहे हैं वो आज का आइडिया नहीं है, वो तो नेहरू का आइडिया है। मुझे लगता है नेहरू के आइडिया को विस्तार दे रहे हैं राहुल गांधी जी। तो अगर 1947 में कोई आदमी ये ख्वाब देख सकता है कि हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है और उसकी नींव डाल सकता है, आप तसव्वुर करिए कि मौलाना आजाद तो मौलाना थे ना, एजुकेशन मिनिस्टर थे ना। IIM, IIT, UGC, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, NSD, ये सब उसी दौरान की तो बुनियादें हैं। तो ये कहना कि बहुत मतलब आगे की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नेता तो विजनरी होना चाहिए ना। वो बस मित्रों कहने के लिए कोई नेता बना है तो फिर वो नेता कहेगा, भाइयों बहनों कह के काम चला रहा है तो नेता कहेगा। वो जो आगे 10 साल 15 साल आगे की सोच रहा है, उसकी दूरदर्शिता ही तो मुल्क को आगे ले जाएगी। वरना तो सत्ता जिनके हाथ में है उन्होंने मुल्क को 10, 20, 25 साल पीछे ढकेल दिया है, और उनका वश चले तो 25, 50 साल और पीछे ले जाएं, आदिम युग में लेके चले जाएं। उनकी कोशिश तो वो माजी में मतलब खुदाई कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कितना भूतकाल में देश को ले जाया जाए, इतिहास की गलतियां ढूंढ के कैसे गिनाई जाए।
भाई आप 9 साल से देश पे हो, शासन कर रहे हो, आपने क्या किया वो गिनाओ। तो क्या राहुल गांधी पीएम का चेहरा है और उनमें कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो उनको प्रधानमंत्री बना सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। और देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्वालिटीज मतलब क्या होनी चाहिए? अगर ये सवाल मैं पूछूं, पढ़ा लिखा इंसान हो, सभ्य हो, सादा मिजाज हो, मुल्क के हर दर्दमंद इंसान को गले से लगाए, यही तो इस देश के नेता में हम ख्वाब देखते हैं ना। या फिर ऐसा कि जो 10 लाख के सूट पहने, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान न करे, जमहूरियत को हर दिन कुचलने की कोशिश करे, हम ऐसा नेता चाहते हैं क्या? जाहिर सी बात है नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि जो जमहूरियत में यकीन रखे, संविधान में यकीन रखे, और मुझे लगता है राहुल जी उसमें यकीन रखते हैं। सर, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? इमरान, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपको राज्यसभा में ही रहना है या आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ भी जाना है? मेरा अपना मानना है कि हम लोग मतलब बहुत प्लान बना के जिंदगी गुजारने वाले लोग नहीं हैं। जैसी जरूरत होगी वैसे ढल जाएंगे। मैं पार्लियामेंट आया, जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना महाराष्ट्र से, मैं लैंड हुआ दिल्ली में, तो उस दिन पता चला कि अगले दिन ईडी राहुल जी को बुला रही है, परेशान करना चाहती है। तो मैं जश्न नहीं मना रहा था। मैं रात के 3 बजे एआईसीसी पहुंच करके, जो सोफा हमारे ऑफिस में पड़ा रहता है ना, वो 2 सीटर जिसमें आपके पैर और हाथ मुड़ से जाते हैं, अब सोना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं रात में 3 बजे वहां पहुंच के उस पर लेट करके सोया। सुबह उठा तो ब्रश मंजन नहीं था, तो किसी तरह से वो अंदर एआईसीसी के अंदर जो पेड़ थे उसमें से किसी से दातून तोड़ी और दांत वांत मांझ करके फिर पता चला 10 बजे खड़े होकर के नारा लगा रहे हैं। तो 10 दिन मुसलसल हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे। फिर पार्लियामेंट गए तो पता चला कि महंगाई पे प्रोटेस्ट है, डेली डिटेन होकर के थाने जा रहे हैं, 7-7 घंटे डिटेन है। तो जैसी जरूरत है हम वैसे खड़े हैं। हम जैसे सड़क पर हैं वैसे ही संसद में हैं। हम मतलब जो जरूरत है उसके हिसाब से ढलने वाले लोग हैं। मुल्क को जैसी जरूरत रहेगी वैसा करेंगे, पार्टी को जैसी जरूरत रहेगी वैसा करेंगे। पार्टी कहेगी राज्यसभा में रहना है, राज्यसभा में रहिए। पार्टी कहेगी जाइए चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ूंगा। मैं उसी दुनिया से आया हुआ आदमी हूं। मैं कौन सा दूसरे ग्रह से आया हुआ आदमी हूं कि नहीं, मैं मतलब मैंने बस कुछ सोच रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं करूं। जैसी पार्टी को जरूरत है वैसा करूंगा, वैसा खड़ा मिलूंगा। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, बेहतर नेता कौन? देखिए, आप मतलब मुझसे कोई ये पूछे कि आप अपने भाई बहन में किसे बेहतर मानते हैं, मैं कैसे ये सवाल का जवाब दे सकता। एक मेरे लिए बड़े भाई की तरह है, एक मेरे लिए बड़ी बहन की तरह है। तो दोनों की अलग स्टाइल है पॉलिटिक्स की, और दोनों जरूरी हैं इस मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए, और दोनों इसी तरह से लोकप्रियता के शिखर पर रहें, अच्छा काम करें, पार्टी को आगे ले जाएं। मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता कि दोनों में से कौन। मुझे लगता है अब आप कहें कि दोनों आंख में से एक आंख आपको कौन सी प्यारी लगती है, मुझे मेरी दोनों आंखें प्यारी हैं। दोनों आपके बड़े चहेते हैं। बिल्कुल। आपने एक जमाने में लिखा था कि अपनी मोहब्बत का बस यही उसूल है, तू कबूल है और तेरा सब कुछ कबूल है। वो एक शायराना दौर रहा होगा। अब क्या आप ये सब इस तरह की मोहब्बत वाली शायरी लिखते हैं या आपने बंद कर दिया है? आप लिखेंगे कि जैसे फैज लिखते थे, मुझे मोहब्बत का वक्त नहीं है, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अब आप लिखते हैं मणिपुर में, अब आप लिखते हैं कश्मीर में, शायद अब आप हरियाणा पे भी लिखते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया में वही इंकलाब बर्पा कर सकता है जिसने मोहब्बत की हो, या जो मोहब्बत को महसूस करता है, जो मोहब्बत को समझता है। इसको आप इस तरह से भी देखें कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी ने ही एक दिन लिखा कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। पूरी गजल आप सुनिए तो आपको लगेगा, एक तरफ देखेंगे तो शायर मतलब बिल्कुल इश्क में डूबा हुआ और टूटा हुआ लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ वही नारा दे रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद। तो और वो नारा पूरी जंगे आजादी का सबसे बड़ा नारा बन गया। तो शायर के कई सारे रूप हैं, और मोहब्बत लिखने की कोशिश कभी कभी सोचता हूं कि लिखूं, वक्त कम मिलता है, क्योंकि बतौर शायर के साथ साथ बतौर सांसद बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो उन सब में इतने टुकड़ों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो अपने लिए कुछ सोचने का बहुत कम वक्त है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुल्क को जरूरत है, और इस वक्त में मुझे पूरी तरह से खड़े रहना चाहिए।
अभी हम उलझे हुए हैं गमे मोहब्बत में, ठहर जमाने तेरा भी हिसाब देखेंगे, कभी ना कभी वक्त निकालूंगा अपने लिए इंशाल्लाह। इसीलिए आप एक कोई अपने मिजाज को देख के, आज आपका जिस तरह से मिजाज है, जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से आपको सही लगे, आप एक नज्म पढ़ दीजिए। सुना देते हैं आपको। कौन सी नज्म? आपकी कोई फरमाइश हो तो सुना देंगे, नहीं तो मैं हमें अपनी तो रुमानी अच्छी लगती है, लेकिन माहौल थोड़ा संजीदा चल रहा है देश में, तो ऑडियंस शायद वो ज्यादा सुनना चाहे। तो आप मणिपुर वाली नज्म कहें, मैं मणिपुर की नज्म सुना देता हूँ आपको, जो इन दिनों सुनी भी खूब जा रही है और वो मेरे दिल से निकली हुई नज्म है। मैंने तो एक दिन पार्लियामेंट में भी कोशिश किया कि स्पेशल मेंशन लिख के दिया चेयरमैन साहब को कि मैं, आप बोलने नहीं दे रहे मणिपुर में लोगों को, तो आप मुझे नज्म सुनाने थे, मैं नज्म सुना करके ही, मैं बोलूंगा नहीं बल्कि नज्म सुनाऊंगा। लेकिन उसकी भी परमिशन नहीं मिली। लेकिन किसी ना किसी दिन में, जिस दिन भी पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मणिपुर का, हरियाणा का, तमाम जगहों का दर्द और जो नफरतें हैं उनको सामने रखूं। मैं वो नज़्म आपको सुना देता हूं कि दर्द कितना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहाँ अब दिखाएं सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों के घर जान और माल का मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, सब्ज वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, किसका दर्जा के अब खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। बहुत शुक्रिया। एक नज्म और अगर आप सुना पाए, जो भी आपकी पसंदीदा है। आप मतलब किसी माँ से ये पूछना कि उसे उसका कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद है, तो किसी शायर से भी बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आप कौन सी नज्म आपको ज्यादा सुना सकते हैं गजल, अगर आपको पसंद नहीं, मैं गजलें नहीं गाता हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं शायर हूँ। हाँ, गुनगुना देता हूँ अपनी लिखी हुई गजलें, लेकिन मैं हबीब जालिब को सुना देता हूँ आपको। आप उनकी बहुत सारी शायरी मुझे पसंद है, लेकिन एक गजल जो मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ वो मैं आपको सुना देता हूँ कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं, हमारी शायरी में दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही
तहरीर करते हैं, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। एक घंटे के दौरान एक चीज तो हमें समझ आ गई, आप इतना कंफर्टेबल कर देते हैं और आप इतना रूट से जुड़े हुए हैं। जो भी आपसे बात करें, शायद पहले इमरान सर बोलता रहे जैसे हम बोलते रहे, अब हम आपको बहुत कंफर्टेबली इमरान बोल सकते हैं। और अगर यही हमारे देश का फ्यूचर है, यही युवा नेता है, तो देन आई एम ऑल इन फॉर इट। बहुत शुक्रिया सर आपका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।